चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम संविधान के भाग 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मेनली भाग 1 के आर्टिकल 1 से 4 तक के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल 1 से 4 में क्या प्रावधान किए गए हैं और भाग 1 किस विषय से संबंधित है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस भाग 1 का शीर्षक या टाइटल क्या है। तो यह भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेम से स्पष्ट हो जा रहा है कि भाग 1 भारत और उसके राज्य क्षेत्र अर्थात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है। तो चलिए इस भाग को पॉइंट वाइज और आर्टिकल वाइज देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहले देखते हैं संविधान में भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 में संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है, यानी संविधान किस विषय से संबंधित है ये बताया गया है। अगला पॉइंट कहता है संविधान में भारत को इंडिया और भारत कहा गया है। हिंदुस्तान शब्द का कहीं पर वर्णन नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया यानी भारत के 2 ऑफिशियल नेम हो गए। ऑफिशियल नेम हो गए कौन से हो गए? एक हो गया इंडिया, दूसरा हो गया भारत। हिंदुस्तान शब्द कहीं पे वर्णन नहीं हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे देखते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर होते हैं उसमें 2 ही नेम आता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा भारत सरकार। तो इसी से संबंधित है कि संविधान में इंडिया और भारत 2 ही नेम भारत को कहा गया है। हिंदुस्तान शब्द नहीं यूज हुआ है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान के किस आर्टिकल में हिंदुस्तान शब्द का यूज हुआ है, तो आंसर होगा कोई नहीं। अब देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। अब यहाँ पे वर्ड आता है राज्यों का संघ और एक वर्ड आता है संघीय राज्य, यानी यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरल स्टेट। संघीय राज्य, देखिए संघीय राज्य आपका यूएसए में मॉडल लागू होता है और राज्यों का संघ भारत में होता है। सबसे पहले संघीय राज्य देख लेते हैं क्या होता है। इसका अर्थ है संघ और राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है। संघीय राज्य क्या होता है? संघ और कई सारे छोटे छोटे राज्यों आपस में जुड़कर एक बड़े से संघ का निर्माण करते हैं, उसे को कहते हैं संघीय राज्य। उसमें क्या होता है? उसमें राज्यों को विभक्त होने का अधिकार होता है। जैसे यूएसए में एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए 4 जुलाई 1776 सेकेंड फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था। इसमें 13 राज्यों ने यूएसए के जो मूल 13 राज्य थे उन्होंने इंग्लैंड से खुद को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1783 के पेरिस संधि के द्वारा उन्हें मान्यता दे दी गई। क्या चीज़ की? स्वतंत्रता की। यानी 13 राज्यों ने मिलकर यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस संघ का निर्माण किया, जो है फेडरल मॉडल है, यानी संघीय राज्य है। इसमें क्या है कि जो 13 छोटे छोटे राज्य हैं इन्होंने शर्त रखी आपस में कि ये कभी भी इस संघ से अलग हो सकते हैं। ये संघीय मॉडल का आपका प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि जब यहाँ पे एक बड़ा राज्य है और छोटे राज्य हैं तो यहाँ पे 2 तरह के गवर्नमेंट होते हैं। एक होते हैं फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं अमेरिकी गवर्नमेंट, दूसरा वहाँ जो स्टेट है, जो मूल स्टेट है 50 के लगभग है, उनके राज्य सरकारें होती हैं। दूसरा आपका प्रतिबंध ये लगाया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी फेडरल गवर्नमेंट है वो मूल राज्यों में परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी मूल राज्यों के नाम उनकी सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती। जबकि राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें क्या प्रॉपर्टी है? इसमें कहा गया कि देखिए भारत संघ अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बटा है। वो छोटे छोटे राज्यों का संघ नहीं है बल्कि एक बड़ा ही राज्य है और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे छोटे राज्यों में बट गया है। इसमें क्या है? राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरल मॉडल में क्या था कि जो मूल राज्य थे वो अलग हो सकते हैं, लेकिन संघीय राज्य जैसे देखिए भारत है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे राज्य हैं। तो ये भारत जो है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि बहुत विस्तृत एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारे विषय होते हैं, तो उनकी सुविधाओं के लिए छोटे छोटे राज्यों में बटा है। जिसमें क्या होता है कि ये जो राज्य हैं, एग्जाम्पल के लिए यूपी राज्य मान लेते हैं, इसमें बटा है, तो ये भारत संघ से अलग होकर एक नया राज्य नहीं बन सकता, एक नया देश नहीं बन सकता। ये अधिकार नहीं दिया गया है, केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है। ये भारत का मॉडल है। लेकिन इसमें जो संघीय सरकार है यानी जो केंद्र सरकार है वो अपने मूल राज्यों में परिवर्तन या पुनर्गठन कर सकती है।
बेसिकली आर्टिकल 2 और 3 इन्हीं पुनर्गठन और राज्यों की स्थापना से संबंधित है। भाग 1 में इसी के बारे में दिया गया है। अब इसमें एक वर्ड आता है कि राज्यों की स्थापना हुई है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। तो हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा कि भारत में राज्यों की स्थापना संविधान ने किया है, ठीक है। उनको शक्ति संविधान से मिलती है, ना कि केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार मतलब संसद नहीं होता है, संसद मतलब केंद्र सरकार पूरे जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें भारत के लोगों के और भारत के राज्यों के भी प्रतिनिधि हैं। राज्य सरकार और जो राज्यसभा होती है वो राज्यों का प्रतिनिधि करती है, और जो लोकसभा होती है भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों की उत्पत्ति हुई है, यानी संविधान ही राज्य सरकार को मान्यता देता है, ना कि केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार अगर चाहे किसी राज्य को बदलने के लिए तो उसको संसद से अनुमति चाहिए, यानी संविधान में परिवर्तन करना होगा, ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से श्रेणी हैं? राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, जैसे गोवा, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये सब है ना। मैप से देख लेते हैं इसको। देखिए भारत का मैप है, इसमें क्या है, एक राज्य क्षेत्र होंगे 3 श्रेणी में से, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, आपका झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, ये सब हो गए। एक संघ क्षेत्र हो गए, जैसे यहाँ पे दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे पौंडीचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, ये अंडमान निकोबार हो गया। तो ऐसे क्षेत्र में संघ शासित क्षेत्र में बटा है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत संघ के हिस्से नहीं है, लेकिन भारत सरकार उन्हें कभी भी अपने अंडर में ले सकती है और उन्हें संघ क्षेत्र या राज्य क्षेत्र घोषित कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सिक्किम का हुआ था, सिक्किम बाहरी राज्य था, उसे अपने अधिग्रहण में लेके उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि राज्यों यानी श्रेणी 1 के जो क्षेत्र हैं और संघ क्षेत्रों यानी श्रेणी 2 के क्षेत्र, इनका नाम संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। यानी संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है, यानी उनके बारे में बताया गया है, उनका वर्णन है। अगला पॉइंट कहता है राज्यों के लिए यह नियम जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्या है, देखिए जब जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ था तो उसने कुछ कंडीशन रखा था विलय के लिए। उसमें क्या था कि जो संसद से कानून पास होंगे वो जम्मू कश्मीर विधानमंडल से पारित होने के बाद ही जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे। और इसको किस आर्टिकल के तहत आपका कंट्रोल किया गया था? 370 और 35 ए के तहत, ठीक है। तो अब फ़िलहाल ये नहीं है, इसको 2019 में भारत सरकार ने हटा दिया था इस प्रावधान को। तो ये पॉइंट अब वैल्यूएबल नहीं है, तो इसको आपका काउंट नहीं भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या हो गया कि राज्यों में राज्य सरकारें शासन करती है और केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, किंतु संघ क्षेत्रों में सीधे राष्ट्रपति शासन करते हैं। इस पॉइंट को समझ लेते हैं। पहले देखते हैं कैसे आपका विभाजन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेते हैं। देखिए भारत में 3 तरह के हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा यूनियन टेरिटरी हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, सभी का मुखिया राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति स्टेट में राज्य सरकारें शासन करती है विधानमंडल विधानसभा के तहत, ठीक है। और राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है राज्यपाल। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार अपना शासन करती है पूरे भारत सरकार के लिए, ठीक है ना, भारत क्षेत्र के लिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है केंद्र सरकार में केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक, इसको अलग अलग यूटी में अलग अलग नेम से जाना जाता है। जैसे दिल्ली में आपका पुडुचेरी में उपराज्यपाल हो गए, जबकि चंडीगढ़ दादर नगर हवेली यहाँ पे प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। उसके माध्यम से डायरेक्ट अपना राष्ट्रपति शासन करता है, वहाँ पे किसी का दखल नहीं होता। तो इस तरह से शासन चलता है। अब इसमें बोला है कि केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। देखिए भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें प्रशासन के बहुत सारे विषय हो सकते हैं, जैसे नागरिकों की सुरक्षा यानी पुलिस व्यवस्था, और दूसरा हो गया एग्जाम्पल में देख लेते हैं राष्ट्र की सुरक्षा। देखिए पुलिस व्यवस्था आपका राज्य सरकारें देखती हैं और
केंद्र सरकार देखती है देश की सुरक्षा, यानी देश की सीमा की सुरक्षा, ठीक है। और ये क्या हो गया, नागरिकों की सुरक्षा यानी पुलिस व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि राज्य सरकारें पुलिस के माध्यम से नागरिकों की सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इनका सब लागू करवाती है, जबकि केंद्र सरकार आर्मी के माध्यम से भारत की जो सीमा है अलग अलग आर्मियों के माध्यम से उसकी सुरक्षा करती है। तो यहाँ पे सुरक्षा के दो विषय हो गए जिनको बांटा गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंडर में। ऐसे ही आपका फॉरेस्ट हो गया, जंगल का विषय हो गया, जन कल्याण की योजनाएं हो गई, नागरिक योजनाएं हो गई, नागरिक विषय हो गए, ठीक है। बहुत सारे विषय हैं, विदेश हो गया और इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। तो ऐसे ही कई विषयों को केंद्र और राज्य के बीच बांटा गया है, जिसमें 3 विषय के नाम से बांटा गया है। कौन कौन से? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। जिसमें राज्य सूची में राज्य सरकारें, केंद्र में आपका केंद्र सरकार और समवर्ती में दोनों मिलके उसका निर्वहन करती हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या दिया है। देखिए आर्टिकल 2 में संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। इसमें बताया गया है कि जो संसद है, भारतीय संसद, भारतीय संघ में नए राज्यों की प्रवेश यानी भारत में नए राज्यों का इंक्लूजन और उसकी स्थापना यानी नए राज्य की स्थापना, पूर्ण राज्य उसको बना सकती है। अब ये 2 तरह से होता है। देखिए इस आर्टिकल यानी आर्टिकल 2 के माध्यम से संसद को 2 प्रकार की शक्ति दी गई है। कौन कौन सी शक्ति दी गई है? पहला, नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति और नए राज्यों की स्थापना की शक्ति। इसमें क्या है, नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति। आइए देखते हैं। यह शक्ति उन राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने को है जो पहले से अस्तित्व में है। एग्जाम्पल में गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। दूसरा पॉइंट कहता है नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। इसमें वे राज्य शामिल होते हैं जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम। देख लेते हैं मैप से। देखिए यहाँ पे है, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में कई सारे राज्य थे, लेकिन कुछ राज्य जो भारत के कभी हिस्से थे, जैसे गोवा, जैसे आपका ये पुडुचेरी हो गया। गोवा में पुर्तगाल का शासन था और पुडुचेरी में फ्रांसीसी शासन था स्वतंत्रता के बाद भी। तो ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में थे और भारत के हिस्से थे, उनको ए पॉइंट के तहत संसद भारत संघ में शामिल कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए गोवा था, पुर्तगाल के शासन में था, उसको सैनिक कार्रवाई द्वारा छीनकर भारत संघ में विलय कर दिया गया। दूसरा पॉइंट ऐसे आता है कि जैसे एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम कभी इतिहास में भारत राज्य का हिस्सा नहीं था, जैसे भी यहाँ पे जो अशोक के समय से आ रहा था उसमें सिक्किम इंक्लूज नहीं था। एग्जाम्पल के लिए तिब्बत भी लेते हैं। तो ऐसे राज्य जो कभी भारतीय संघ में या भारत देश में शामिल नहीं थे यानी अस्तित्व में नहीं थे, उनको शामिल करके भारतीय राज्य में मिला सकती है। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम को ही देख लेते हैं। 1974 में आपको संरक्षित राज्य का दर्जा दे दिया गया जब यहाँ के लोगों ने विलय की इच्छा जताई, और 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था संविधान संशोधन के तहत। किस संशोधन में? आर्टिकल 2 में ही संशोधन करके। अब आगे देखते हैं। अर्थात आर्टिकल 2 संसद को नए राज्यों का गठन और उनके प्रवेश का अधिकार देती है, यानी जो राज्य पहले से अस्तित्व में उसको राज्य या संघ शासित क्षेत्र बना दे। दूसरा, ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, इसमें एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि वॉर से कोई क्षेत्र एरिया अगर भारत जीता हुआ है, जैसे तिब्बत को जीत ले तो तिब्बत को बना सकता है। ये कौन सा? आर्टिकल 2 के तहत। कौन करता है? संसद करता है, यानी संसद को शक्ति दी गई है, ना कि केंद्र सरकार को। बाद में संसदीय प्रक्रिया में देखेंगे कि केंद्र सरकार और संसद में क्या अंतर है, ठीक है। अभी इसको केंद्र सरकार संसद अलग मानते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? आर्टिकल 3 है वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन संबंधी, यानी जो प्रेजेंट राज्य है जो अस्तित्व में है और भारत संघ के हिस्से हैं, उनके पुनर्गठन से संबंधित है। इसमें कौन कौन से शक्ति संसद को प्राप्त है? आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा घटा सकती है। जैसे देखिए 1960 में बम्बई को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया, गुजरात भाषी राज्य और मराठी भाषी राज्य के लिए। तो इसमें बम्बई को तोड़ दिया गया, यानी उनके नाम और उनके सीमा में परिवर्तन कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जब बम्बई टूटा तो उसकी सीमा चेंज हो गई
उसका एरिया, उसका बाउंड्री चेंज हो गया और नेम भी चेंज हो गया था। बाद में बम्बई को करके महाराष्ट्र कर दिया गया था। तीसरा, किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके, जैसे बम्बई से अलग करके महाराष्ट्र, या फिर एग्जाम्पल में देखेंगे यूपी से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया था। या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर भी नया राज्य बना सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं। दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। दो छोटे राज्य जैसे यूपी और एमपी को मिलाकर कोई टीपी बना दें। अगला, किसी राज्य को तोड़कर दो या अधिक राज्य बना दें। जैसे यूपी को 9 नवंबर 2002 को तोड़कर उत्तराखंड बना दिया गया और प्रेजेंट यूपी का अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी 9 नवंबर 2002 को कहा जाता है। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और आता है कि आर्टिकल 3 के तहत ही यूटी को आपका पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकती है। जैसे गोवा को आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 3 राज्यों के पुनर्गठन और पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है और उसकी शक्ति किसे देता है? संसद को। यानी आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह अधिकार है कि जो वर्तमान राज्य है, जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके पुनर्गठन और पुनर्सीमन की व्यवस्था कर सकता है। पुनर्सीमन क्या होता है कि जब एरिया और क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो लोकसभा सीटों की संख्या परिवर्तित होती है, जिसको आपको काउंट करने के लिए या उसकी व्यवस्था के लिए एक पुनर्सीमन आयोग भी होता है। तो पुनर्गठन और पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अब कैसे व्यवस्था करता है, इसमें कुछ नियम है, वो भी आर्टिकल 3 में बताए गए हैं। कैसे? देखिए, आर्टिकल 3 से संबंधित कोई भी अध्यादेश या विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही संसद में मतदान के लिए पेश किया जा सकता है। संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से वह अध्यादेश या प्रस्ताव संबंधित राज्य के विधानमंडल भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधानमंडल की सलाह मानने को बाध्य नहीं है, लेकिन 2019 से पहले क्या था? जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल की सलाह मानने को राष्ट्रपति बाध्य था, क्योंकि उसको विशेषाधिकार था, जो अब खत्म हो गया है। अगला पॉइंट, विधानमंडल के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, जिससे प्रस्ताव अधिनियम बन जाता है, यानी संसदीय अधिनियम बन जाता है और राज्यों का पुनर्गठन और पुनर्सीमन हो जाता है। इसमें देखिए, एक आपको डायग्राम से भी समझाया गया है कि कैसे आर्टिकल 3 के तहत राज्यों का पुनर्गठन होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें 2 पॉइंट आया, अध्यादेश और विधेयक। इसमें क्या अंतर है? देखिए, अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का सत्र न चले, यानी जब संसद की बैठक ना हो, तो टेम्पररी रूप से केंद्र सरकार राष्ट्रपति के तहत एक आदेश जारी करती है, जो कानून के समान ही होता है। यानी जब तक संसद न चले, वो संसदीय कानून की तरह ही काम होता है। तो ऐसे आदेश जारी करती है राष्ट्रपति के तहत। राष्ट्रपति करता है, उनको सलाह कौन देती है? केंद्र सरकार, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अब ये अध्यादेश क्या होते हैं? संसद से पास होने चाहिए, तब वो कानून बनेंगे। यानी अध्यादेश पास हो गए, उसके बाद अगला जो संसद की बैठक हो गई, उसमें अगर इस अध्यादेश को पास करा लिया गया तो वो संसदीय कानून बन जाएंगे। और यहाँ पे फेल हो गया तो यहाँ पे फिर ये अध्यादेश वापस हो जाएंगे। लेकिन इस बीच जितने भी काम हुए रहेंगे इस अध्यादेश के शक्ति के तहत, यानी इसके पावर का यूज करके, वो काम वापस नहीं होंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। विधेयक क्या होता है कि संसद में कानून बनाने के लिए अलग अलग सदस्य, जैसे सरकार प्रस्ताव लाती है, उसके बाद मतदान होने के बाद उसे पास कराया जाता है, जो कानून बन जाता है, तो उसको बोलते हैं विधेयक। प्राइवेट विधेयक भी होते हैं, जैसे जो विपक्ष के लोग होते हैं, या फिर जो ऐसे सरकार, या फिर जिस सरकार की पार्टी है उसमें सारे लोग तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी केंद्र सरकार में शामिल नहीं होते, लेकिन पक्ष के लोग अपना पर्सनली कोई प्रस्ताव लाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल, और विपक्ष के लोग भी लाएँ तो उसको भी बोलते हैं प्राइवेट बिल, और गवर्नमेंट बिल होता है जिसको सरकार लाए। तो ऐसे प्रस्ताव संसद में जो कानून बनाने के लिए लाए जाते हैं उसको बोलते हैं विधेयक। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि यूपी से हम लोग को पूर्वांचल को अलग करके उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करना है, तो कैसे प्रक्रिया होगी? सबसे पहले क्या होगी? केंद्र सरकार चाहेगी, उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से साइन कराएगी, राष्ट्रपति साइन कर देगा हाँ कि ये संसद में लाने योग्य है, उसके बाद संसद में लाया जाएगा। अब यहाँ पे पहले चर्चा होगी,
कोई विधेयक आता है तो चर्चा होती है, उसके बाद मतदान होता है। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति से प्रस्ताव पारित होगा, संसद में जाएगा, अब संसद में मतदान होगा। अगर मतदान में पुनर्गठन के पक्ष में आपका मतदान हो जाता है तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति उसे उस राज्य यानी उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के पास भेजेगा, कहेगा कि देखिए आपके राज्य से संबंधित पुनर्गठन हो रहा है, इसमें अपना पक्ष रखिए। तो ये दोनों पक्ष रख सकता है, एक हो सकता है कि हाँ बोल दे, एक हो सकता है कि नहीं बोल दे। तो राष्ट्रपति इस विधानमंडल की सलाह यानी इसके डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति ने यहाँ पे प्रस्ताव को पारित कर दिया है कि यहाँ पुनर्गठन से संबंधित संसद में मतदान हो, तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति उसके पक्ष में ही आपका साइन करता है। तो विधानमंडल के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसे साइन कर देता है, उसके बाद वो विधेयक अधिनियम बन जाता है यानी संसदीय कानून बन जाता है, जिसके तहत राज्य का पुनर्गठन हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया के तहत राज्यों का पुनर्गठन होता है। किसके तहत होता है? आर्टिकल 3 की शक्तियों के तहत होता है, यानी आर्टिकल 3 में वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन की व्याख्या करता है। अब देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ यानी नस्व राज्यों का अनस्व संघ कहते हैं। जैसे देखिए, भारत प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे छोटे राज्यों में बटा है। इसमें क्या कहा गया था कि राज्यों का संघ है, तो इसमें राज्य आपका पुनर्गठन हो सकते हैं यानी राज्यों का नष्ट हो सकते हैं। उसी को कहा गया है कि विभाज्य राज्य यानी नस्वर राज्य, यानी राज्य नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ये भारत संघ है जो वो अनस्वर है। वहीं संघीय राज्य में इसका उल्टा होता है, इसमें राज्य नस्वर है और संघ चेंज हो सकते हैं। कोई भी मूल राज्य अगर संघ से टूट के अलग हो गया तो जो यूएसए संघ है वो अलग हो सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 4 में क्या दिया है। आर्टिकल 4 में दिया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में वर्णित प्रक्रिया को साधारण बहुमत से क्रियान्वयन किया जाएगा, ना कि विशेष बहुमत से, यानी आर्टिकल 368 के तहत नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि आर्टिकल 2 यानी नए राज्यों की स्थापना और आर्टिकल 3 वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कोई भी विधेयक जब संसद में आएंगे तो उनका जो मतदान होता है, राष्ट्रपति के बाद संसद में आता है, प्रस्ताव के बाद मतदान होता है कि उसे पास किया जाए कि नहीं किया जाए, तो ये मतदान की प्रक्रिया साधारण बहुमत से होती है, यानी कुल जो मेंबर है, प्रेजेंट मेंबर है, उनके आधे से एक अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि साधारण बहुमत होता क्या है। साधारण बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने योग्य सदस्यों के आधे से एक अधिक। जैसे मान लेते हैं ये संसद है, इसमें लोकसभा है, राज्यसभा। अब दोनों आपके हाउस में दो तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड यानी निर्वाचित, जिनको जनता चुन के भेजती है, दूसरे होते हैं आपके नॉमिनेटेड, जिसको राष्ट्रपति नामित करता है। राज्यसभा में भी निर्वाचित होते हैं और नॉमिनेट होते हैं 12 मेंबर। तो कोई भी संसद के मतदान प्रक्रिया में ये नॉमिनेटेड लोगों का रोल नहीं होता है, ये मतदान नहीं कर सकते, केवल निर्वाचित लोग करते हैं। अब किसी सत्र में विधेयक लाया जाता है तो उस सत्र में ज़रूरी नहीं कि सभी निर्वाचित मेंबर आपके प्रेजेंट हो, तो जितने प्रेजेंट होंगे उनके आधे से एक अधिक, यानी उपस्थित और मतदान करने योग्य, उपस्थित और मतदान करने योग्य के आधे से एक अधिक। ये हो गया लोकसभा का, और राज्यसभा का भी सेम, उपस्थित और मतदान करने योग्य राज्यसभा का, दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो उस विधेयक को पास माना जाएगा। तो ये हो गया साधारण बहुमत से। तो इतना ही था इसमें। चलिए देखिए, इस वीडियो में हमने संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 से 4 तक के बारे में जाना कि उसमें किस विषय के बारे में प्रावधान है और किस तरह उसका क्रियान्वयन होता है। अगले भाग यानी भाग 1 के पार्ट बी में हम लोग देखेंगे कि भाग 1 में वर्णित आर्टिकल का कब और किस प्रकार प्रयोग करके राज्यों की स्थापना या पुनर्गठन किया गया था, यानी इन राज्यों की स्थापना, जैसे जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में एक्सप्लेन किया गया है, उसका यूज करके राज्यों की स्थापना और पुनर्गठन कब कब किया गया था। यह वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।